नमो नमः शिष्यों। आज हम लोग प्रत्यय के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। आप लोग जानते हैं कि प्रत्यय व्याकरण का सबसे महत्वपूर्ण पाठ माना जाता है, क्योंकि अनुवाद इस पर आधारित होता है और अनुवाद के ज्ञान से अंकवर्धन में सुविधा होती है। हम लोग जानते हैं कि प्रत्यय की परिभाषा हम लोग सबसे पहले जानेंगे, उसके बाद प्रत्ययों के भेद जानेंगे। तो चलें हम लोग अपना प्रत्यय के विषय में विस्तृत रूप से पढ़ना हम लोग प्रारंभ करें। देखिए, संस्कृत में अनुवाद के लिए 5 चीज बहुत महत्वपूर्ण है: शब्द रूप, धातु रूप, कारक, प्रत्यय, अव्यय। उसमें प्रत्यय पर आधारित अनुवाद में कृदंत प्रत्यय के हम लोग देखेंगे। जैसे आप जानते हैं, वह पढ़कर खाता है, तसा पठित्वा खादति। यदि आप प्रत्यय नहीं जानेंगे तो छोटे छोटे अनुवाद भी आपसे नहीं बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग प्रत्यय के विषय में परिभाषा जानेंगे। प्रत्यय वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द या धातु के पूर्व लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन करता है या करने की चेष्टा करता है। यहां आप लोग देख सकते हैं। जैसे में आप देखें, जैसे को संस्कृत में यथा कहते हैं। जैसे पठ जोड़ कत्वा पठित्वा हो जाएगा। एक चीज जान जाइए, कत्वा लिखेंगे, पढ़ेंगे अक्त्वा, अक्त्वा पढ़ेंगे। उसी पर देखिए, आ जोड़ दा जोड़ लेप आदाय, दृश्य जोड़ तुमुन द्रष्टुम होता है। उसी प्रकार अगर हम आगे बढ़ें तो गम जोड़ अक्त गतः, जन जोड़ तल जनता, विष्णु जोड़ अण वैष्णव, इतिहास जोड़ ठक ऐतिहासिक। यहां पर आप यहां जो उदाहरण दिया गया है, आप लोग भी गौर करें। ये 2 प्रकार के उदाहरण हैं। एक में धातु है, धातु आप जानते हैं हिंदी में उसको क्रिया कहते हैं, और एक में आपके शब्द हैं, जैसे विष्णु जो विष्णु। अर्थात इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रत्यय अंत में लगता है। एक बार मैं आपको पुनः परिभाषा की पुनरावृत्ति कर देना चाहता हूं। परिभाषा की पुनरावृत्ति हम करना चाहते हैं कि प्रत्यय वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द या धातु के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन करता है या करने की चेष्टा करता है। देखिए, धातु को हिंदी में क्रिया कहते हैं, और अगर आप यहां क्रिया जान जाइएगा तो यही परिभाषा आपको हिंदी व्याकरण में भी काम करेगा। और यहां उदाहरण है संस्कृत का, जैसे पठ जो कत्वा पठित्वा हुआ। उसी प्रकार अब हम आएंगे, जो हम आपको परिभाषा में ही बता दिए हैं कि एक है पठ जो कत्वा पठित्वा, यहां पर है रघु जो अण राघव। तो रघु शब्द है और पठ धातु है, तो क्रिया के अंत में जो लगता है उसको हम कृदंत कहते हैं, और संज्ञा सर्वनाम के अंत में लगता है उसको तद्धित कहते हैं। अर्थात प्रत्यय 2 प्रकार के हैं। देखिए, यहां आपको बताया जा रहा है कि एक पहला है कृदंत और दूसरा है तद्धित। तो सबसे पहले हम लोग कृदंत प्रत्यय को देखेंगे। तो कृत जोड़ अंत बराबर कृदंत। कृदंत को अगर हम तोड़ें तो 2 शब्दों से बना है, कृत जोड़ अंत। तो जिसके अंत में कृत हो, अर्थात क्रिया या धातु के अंत में लगने वाले प्रत्यय को कृत तथा कृत से बना शब्द कृदंत कहलाता है। यहां देखिए लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से आप पुनः समझ सकते हैं, क्रिया के अंत में या धातु के अंत में लगने वाले प्रत्यय को कृत तथा कृत से बना शब्द कृदंत कहलाता है। और इसमें अगर हम देखें तो पहला इसमें आ जाएगा, फर्स्ट आप लिख सकते हैं कत्वा और लेप प्रत्यय। कत्वा और लेप प्रत्यय की विशेषता है कि यह पूर्वकालिक क्रिया में लगता है। पूर्वकालिक क्रिया, यहां आप लोग पूर्वकालिक क्रिया को भी जान सकते हैं। प्रमुख क्रिया के पूर्व आने वाली वैसी क्रिया जो भूतकाल का बोध कराती है, पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। और पूर्वकालिक क्रिया की पहचान क्या है कि इसके क्रिया के अंत में कर लगा रहेगा। जैसे आप यहां पर पुनः यहां लिखा हुआ देख सकते हैं, कत्वा एवं लेप प्रत्ययों का व्यवहार पूर्वकालिक क्रिया का बोध कराने के लिए किया जाता है। इन दोनों प्रत्ययों से बने हुए शब्दों का रूप नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों प्रत्यय अव्यय प्रत्यय हैं। आप जानते हैं, अव्यय प्रत्यय न व्यय इति अव्यय। लिंग पुरुष वचन के अनुसार जिन शब्दों के रूप में परिवर्तन नहीं होता है उसको अव्यय कहा जाता है। अर्थात इन प्रत्ययों से बने हुए शब्दों का पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग नहीं होगा। जैसे वह पढ़कर खाता है,
त स पठित्वा खादति, वह पढ़कर जाती है, त सा पठित्वा गच्छति। यहां पठित्वा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है क्योंकि यह अव्यय प्रत्यय है, परंतु दोनों प्रत्ययों में अंतर है। क्या अंतर है? उपसर्ग रहने पर लेप प्रत्यय लगेगा और उपसर्ग नहीं रहेगा तो कत्वा प्रत्यय होगा। आप लोगों को मालूम है कि पूर्व वीडियो में उपसर्ग की हम लोग विस्तृत चर्चा किए हैं और संस्कृत में 22 उपसर्ग है। अगर उपसर्ग का प्रयोग रहेगा तो उसमें लेप प्रत्यय होगा और उपसर्ग नहीं रहेगा तो अक्त्वा प्रत्यय होगा। जैसे आप यहां देखिए, भू जोड़ अक्त्वा भूत्वा, वस जोड़ कत्वा उसित्वा, दृश्य जोड़ अक्त्वा दृष्टवा, और अर्थ भी देख रहे हैं तो क्रिया के अंत में कर लगा है, जैसे देख कर, उसित्वा रह कर, भूत्वा होकर। इस प्रकार से अक्त्वा प्रत्यय के बारे में आपको जानकारी मिला। परंतु लेप प्रत्यय की क्या है कि इसमें उपसर्ग रहेगा। आपको बताए थे पूर्व वीडियो में कि उपसर्ग है तो उप जोड़ विस जोड़ लेप उपविश्य बैठकर, आ जोड़ दा जोड़ लेप आदाय, वी जोड़ ज्ञा जोड़ लेप विज्ञाय जानकर। इस प्रकार से अक्त्वा और लेप प्रत्यय के बारे में आपको जानकारी मिला। मैं यहां एक बात और प्यारे शिष्यों में आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि पढ़कर, खाकर, जाकर वाले अनुवाद में इस प्रत्यय का व्यवहार अनिवार्य रूप से करना है। जैसे एकदम छोटा सा अनुवाद है, वह पढ़कर खाता है, तो वह पढ़कर खाता है का संस्कृत होगा सह पठित्वा खादति। वह जल लेकर आता है तो सह जलम आदाय आगच्छति। अर्थात उपसर्ग रहेगा तो लेप प्रत्यय लगाएंगे और उपसर्ग नहीं रहेगा तो अक्त्वा प्रत्यय। और अभी मैं उदाहरण के द्वारा बता दिया इसलिए कि अनुवाद भी आपको परीक्षा में आता है और अनुवाद का भी मैं ज्ञान दे दिया कत्वा और लेप प्रत्यय पर। अब हम लोग आगे बढ़ें तो दूसरा प्रत्यय है, इसके बाद सेकेंड नंबर में आप लिख सकते हैं अक्ता और अक्तवतु। ये दोनों प्रत्यय जो है वो लंग लकार में होता है। आपको आगे लिखा हुआ है लंग लकार मतलब होता है भूतकाल। एक बात यहां मेरे प्यारे शिष्यों समझ जाइए कि आप रूप चलाते हैं लकार में लंग लकार का तो वो रूप थोड़ा कठिन होता है। अगर आप रूप से अनुवाद नहीं बनाना चाहते हैं तो अक्त अक्तवतु से लंग लकार अर्थात भूतकाल में अनुवाद बना सकते हैं। परंतु यहां एक बात को ध्यान देना है, इन दोनों प्रत्ययों के बारे में विस्तृत रूप से आपको जानना पड़ेगा। और अगर ये दोनों प्रत्यय जान गए तो आप लोगों को अनुच्छेद जो लिखना है 7 वाक्य, उसको आप सरल रूप से संस्कृत बोलने लगेंगे या व्यवहार संस्कृत में करने लगेंगे तो अनुच्छेद आपको सरल हो जाएगा। तो इन दोनों प्रत्ययों को आप लंग लकार में समझेंगे। ये दोनों प्रत्यय लंग लकार में लगता है। जैसे यहां लिखा हुआ है, आप लोग लिख भी सकते हैं, इसको कॉपी पर आप उतार भी सकते हैं। अक्त और अक्तवतु प्रत्यय का व्यवहार भूतकाल अर्थात लंग लकार का बोध कराने के लिए किया जाता है। हां, यहां एक बात और ध्यान देंगे, कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य। कर्ता के अनुसार जब क्रिया होती है तो उसको कर्तृवाच्य कहते हैं और कर्म के अनुसार जब क्रिया होती है तो उसको कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे आप लोग वह पढ़ता है, सह पढ़ती, वे दोनों पढ़ते हैं, तब पढ़ता, इसको हम लोग आपको धातु ज्ञान में बताएंगे आगे। और इससे क्या होगा कि कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार क्रिया बदलती है और कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार बदलती है। तो अक्तवतु प्रत्यय जो है वो कर्तृवाच्य में लगता है और अक्त प्रत्यय कर्मवाच्य में लगता है। कर्मवाच्य में अक्त प्रत्यय और अक्तवतु कर्तृवाच्य में। अब अक्तवतु का शेष पुल्लिंग में वान बचेगा और स्त्रीलिंग में वती होगा। इसको हम लोग उदाहरण के जब देखेंगे आगे तो आपको और स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए अक्त प्रत्यय का उदाहरण, गम धातु में अक्त प्रत्यय लेगा तो गतः, ये पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग में गता हो जाएगा, नपुंसकलिंग में गतम हो जाएगा। क्यों? इसके रूप क्यों बदल रहे हैं? कत्वालिप में रूप नहीं बदला क्योंकि अक्त्वा और अल्यप प्रत्यय जो है वो अव्यय प्रत्यय है। यहां अक्त और अक्तवतु प्रत्यय जो है और अव्यय प्रत्यय नहीं है। जो अव्यय प्रत्यय नहीं होंगे उनका तीनों लिंगों में अलग अलग रूप होता है। जैसे यहां गतः पुल्लिंग में यह गतः हुआ, स्त्रीलिंग में गता हुआ और नपुंसक लिंग में गतम हुआ।
इसी प्रकार हम दूसरा देखें पठ धातु का, तो पठ जोड़ अक्त पठिता होता है, गम जोड़ पठ जोड़ अक्त स्त्रीलिंग में पठिता होगा और निर्जीव में पठितम होगा। अक्तवतु प्रत्यय पर अगर हम लोग आए तो इसमें देखिए नी जोड़ अक्तवतवान पुलिंग में हुआ, नीतवती स्त्रीलिंग में हुआ। रुद्वत और नपुंसक लिंग में नितवत होता है, परंतु नपुंसक लिंग में अनुवाद में आवश्यकता नहीं है। रुद्र जोड़ अक्तवतु रुदितवान हुआ। इस प्रकार से अब इस पर एक बात मैं आप लोगों को बता दूं अनुवाद के दृष्टिकोण से, जैसे वह घर गया, वह घर गया, तो सह गृहम गतवान पुलिंग में हो गया और सा गृहम गतवती। तो यहां ध्यान देना है कि पुल्लिंग रहेगा तो गतवान हो जाएगा, स्त्रीलिंग रहेगा तो गतवती हो जाएगा। ये अनुवाद के और हल्का भी रहेगा, जैसे रूप पर अगर बताएंगे तो सह गृहम अगच्छत होगा, अर्थात लंग लकार के स्थान पर हम इस प्रत्यय के प्रयोग से अनुवाद को सरल कर सकते हैं। यहां तो आपको व्याकरण पढ़ना ही है, साथ साथ अनुवाद भी सरल होते चला जाएगा। तीसरा अगर हम प्रत्यय पर विचार करें तो तीसरा प्रत्यय आपका है तब्यत और अनियर प्रत्यय। ये तब्यत और अनियर प्रत्यय जो है यह कर्तृवाच्य में नहीं लगता है, इस प्रत्यय का व्यवहार केवल कर्मवाच्य में होता है। मैं एक बात यहां स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कर्तृवाच्य कर्मवाच्य में अंतर क्या है। कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा विभक्ति लगती है, परंतु कर्मवाच्य के कर्ता वो तृतीया में चला जाता है। अंग्रेजी में भी आप लोग वॉइस जानते होंगे, राम रीड्स ए बुक, तो ए बुक इज रेड बाय राम। तो इस प्रकार से वाच्य को यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा इस प्रत्यय के कारण, क्योंकि ये दोनों प्रत्यय जो है तब्यत और अनियर प्रत्यय जो है वो दोनों कर्मवाच्य में लगता है। और कर्मवाच्य की पहली विशेषता है कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है और कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है, और क्रिया का परिवर्तन जो है वो कर्म के अनुसार होता है। ये दोनों प्रत्यय जो है वो विधि लिंग में लगता है। आपको यहां पर मैं एक बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं मेरे प्यारे शिष्यों, आप जब धातु रूप पढ़ेंगे तो 5 लकार में होता है। पहला लट लकार वर्तमान काल, लिट लकार भविष्यत काल, लोट लकार आज्ञा के लिए, लंग लकार होता है आपका भूतकाल के लिए, साथ साथ विधि लिंग होता है चाहिए अर्थ में। तो चाहिए अर्थ में विधि लिंग के जो रूप आप चलाते हैं पठेत पठेताम पठेयु, पठेह पठेतम पठेत, पठेयम पठेव पठेम, तो अनुवाद प्रायः लड़कों का लंग लकार में और विधि लिंग में थोड़ा कठिन लगता है। जहां जहां कठिनाई है वहां वहां पाणिनि ने प्रत्यय का विधान कर दिया है ताकि सरलता से अनुवाद बनाया जा सके। तो अगर हम विधि लिंग में रूप पर अनुवाद नहीं बनाना चाहते हैं तो उसके लिए यहां पर तब्यत और अनियर प्रत्यय का व्यवहार किया गया है। देखिए लिखा हुआ है तब्यत और अनियर प्रत्यय का व्यवहार, तब्यत अनियर प्रत्यय का व्यवहार चाहिए एवं कर्मवाच्य में होता है। इन दोनों प्रत्ययों से बने हुए शब्दों का रूप भी चलता है, ये अव्यय प्रत्यय नहीं है। और उदाहरण के तौर पर अगर देखें तो वच जोड़ तब्यत वक्तव्य पुलिंग शब्द है, वक्तव्य स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा, वक्तव्यम नपुंसक लिंग हो जाएगा। उसी प्रकार अगर हम दूसरा उदाहरण देखें, लिख जोड़ तब्यत लेखितव्य, स्त्रीलिंग में लेखितव्या, नपुंसक लिंग में लेखितव्यम। पठ जोड़ तब्यत पठितव्य, पठितव्या, पठितव्यम। मेरे प्यारे शिष्यों एक चीज जान जाइए, अक्त और अक्तवतु में अंतर था। अक्त प्रत्यय कर्मवाच्य में लगता था, अक्तवतु कर्तृवाच्य में लगता था, परंतु तब्यत और अनियर प्रत्यय में कोई अंतर नहीं है। ये दोनों प्रत्यय चाहिए अर्थ में लगता है और विधि लिंग में लगता है। विधि लिंग और चाहिए तात्पर्य कि अगर हम जहां तब्यत प्रत्यय का व्यवहार कर रहे हैं वहीं हम अनियर प्रत्यय का भी व्यवहार कर सकते हैं। ये हम स्वतंत्र हैं, तब्यत के स्थान में ही अनियर प्रत्यय लग जाएगा। जैसे यहां पर देखिए क्री जोड़ अनियर करणीय, स्त्रीलिंग में करणीय हो जाएगा, नपुंसक लिंग में करणीयम हो जाएगा। इसी प्रकार ची जोड़ अनियर से चैनीय बनेगा, स्त्रीलिंग में चैनिया हो जाएगा, नपुंसक लिंग में चैनियम हो जाएगा। दृश्य जोड़ अनियर से दर्शनीय, दर्शनीया दर्शनीयम। वच जोड़ अनियर वचनीय, वचनीया वचनीयम।
बोलिए कोई समस्या? इस प्रकार से आप लोगों को प्रत्यय के बारे में जानकारी हो गई। इस पर अनुवाद देखिए, जैसे मुझे घर जाना चाहिए, तो अगर आप शब्द रूप से अनुवाद बनाते हैं तो अहम गृहम गच्छेयम होता है। अगर ये प्रत्यय से बनाएंगे तब त्यानियर में से कोई लगा सकते हैं तो मया गृहम गमनीयम हो जाएगा। एक अनुवाद भी आपको इस पर सिखा दिए, मया गृहम गमनीयम, मया संस्कृतम पठनीयम, मया रसगोलकम खादनीयम। ये सब सुनने में भी श्रुति मधुर होता है प्रत्ययों के इस्तेमाल से, इसलिए प्रत्ययों का ज्ञान आपके लिए अति आवश्यक है। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ें। एक प्रत्यय जो है वो तुमुन प्रत्यय है। तुमुन प्रत्यय आपको के लिए के अर्थ में लगता है और सकना तथा चाहना के पूर्व वाली धातु का बोध कराने के लिए किया जाता है। देखिए तुमुन प्रत्यय का व्यवहार के लिए पहला है के लिए, दूसरा है सकना और तीसरा चाहना। चाहना के पहले जो क्रिया आएगी उसमें तुमुन प्रत्यय का लगेगा। जैसे आप जानते हैं मैं पढ़ना चाहता हूं, अहम पठितुम इच्छामि। मैं जाना चाहता हूं, अहम गंतुम इच्छामि। अहम संस्कृतम वक्तुम इच्छामि। और संस्कृत बोलने के लिए ये सब बहुत हल्का है। आज स्थिति यह है कि बहुत से लोग संस्कृत अब बोलने के लिए इच्छुक हैं और संस्कृत बोलना एक गर्व की बात है। भारतीय जितने लोग हैं या सनातन संस्कृति के जो पोषक हैं, भारतीय संस्कृति को जो मानते हैं, वो संस्कृत में दो चार पंक्ति बोलना भी चाहते हैं। और ये हल्का अहम पठितुम गच्छामि, अहम वक्तुम इच्छामि, अहम रसगोलकम खादितुम इच्छामि, ये सभी अनुवाद किस पर बनेगा? इसी प्रत्यय पर बनेगा। और इसमें क्या है, यहां देखिए सकना और चाहना के पहले वाली क्रिया में तुमुन प्रत्यय लग जाएगा। जैसे देखिए गम जोड़ तुमुन गंतुम जाने के लिए, पा जोड़ तुमुन पातुम पीने के लिए। जैसे अहम पातुम इच्छामि, अहम जलम पातुम इच्छामि। प्रक्ष जोड़ तुमुन प्रष्टुम हो जाएगा, सह जोड़ तुमुन सोढ़ुम हो जाएगा। एक बात और यहां जान लीजिए, तुमुन प्रत्यय से भी बने हुए शब्दों का रूप नहीं चलता है, यह भी अव्यय प्रत्यय है। मैं पढ़ने के लिए जाता हूं, अहम पठितुम विद्यालयम गच्छामि भी कह सकते हैं, या अहम पठितुम गच्छामि। मैं पढ़ने के लिए विद्यालय जाता हूं, इसका क्या होगा संस्कृत? पुनः एक बार बोलिए, अहम पठितुम विद्यालयम गच्छामि। ये इस प्रत्यय पर आधारित है। मैं समझ रहा हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, क्योंकि ये अति सरल है। देखिए कुछ लड़के सोचते हैं संस्कृत भारी है, परंतु वास्तविकता है कि ऐसा भाषा कठिना नास्ति, ऐसा भाषा अति सरला अस्ति। अतएव अत्र वदन्तु तत्र वदन्तु गृहे सदा संस्कृतम वदन्तु। आप संस्कृत बोल भी सकते हैं। जैसे मैं घर जाना चाहता हूं, अहम गृहम गंतुम इच्छामि। मैं सर बाहर जाना चाहता हूं। बहुत से लोग मैं आई कमी सर बोलते हैं तो किम अहम आगंतुम शक्नोमि, यह इसी अनुवाद पर है। और ये आप लोग देखते हैं किस तरह से यह सरल है। अब हम लोग थोड़ा और प्रत्ययों के विषय में जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ें। तो इसके बाद जो प्रत्यय है वह सत्री और सानच है। इस प्रत्यय की विशेषता है कि जब कर्ता एक साथ दो कार्यों को करता है तो पहले वाले कार्यों में सत्री या सानच प्रत्यय लगता है। जैसे मैं पढ़ता हुआ जाता हूं, मैं खेलता हुआ हंसता हूं, मैं हंसता हुआ बोलता हूं, मैं सोता हुआ सुनता हूं ना। तो बहुत से लोग अभी आप हम लोग के सामने बैठे हैं, तो आप लोग अभी हमारे पास ध्यान दे रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? दूसरा भी कार्य कर रहे हैं। जैसे वह हंसता हुआ बोलता है, देखो वो लड़का क्या कर रहा है? हंस रहा है और बोल रहा है, तो हंसता हुआ बोलता है। इस प्रकार से इस तरह के वाक्यों में सत्री और सानस प्रत्यय का प्रयोग होता है। अब आप लोग थोड़ा सा इसको लिख भी सकते हैं या पुनः ध्यान दीजिए। सत्री एवं सानस प्रत्ययों का प्रयोग पढ़ता हुआ, जाता हुआ आदि क्रियाओं का बोध कराने के लिए होता है। हाँ मेरे प्यारे शिष्यों, एक चीज यहां ध्यान दीजिए, परस्मय पदी और आत्मनेपदी धातु दो प्रकार की होती है। एक तीता अंति आप लोग सुने, पढ़ती पढ़ता पठंती, पढ़सी पढ़ता पढ़ता, पठामी पठाव पठाम, ये आप लोग सुने होंगे, पढ़े होंगे। नीचे वर्ग में भी कोई भी छठा से ही जब शिक्षक आते हैं तब बोलो पूछते हैं, बोलो जी पठ धातु का रूप बोलो, तो लड़के जो हैं लट लकार में तो बड़ी जल्दी बोल देते हैं, कहते हैं सर पढ़ती पढ़ता पठंती, पढ़सी पढ़ता पढ़ता।
लेकिन प्यारे शिष्यों समझे हैं ये कौन सा धातु है? ये परस्मैपदी धातु है और इसका प्रयोग कर्ता के अनुसार क्रिया होता है। तो परस्मैपदी धातु जब रहेगा तो उसमें सत्री प्रत्यय लगेगा और आत्मनेपदी धातु रहेगा उसमें सानस प्रत्यय लगेगा। आत्मनेपदी का कौन धातु है? सेव धातु है। सेवते सेवेते सेवंते, सेव से सेवेथे सेवध्वे, सेवे सेवावहे सेवामहे, इस तरह जो रूप चलता है उसको आत्मनेपदी कहते हैं। इसका प्रयोग कर्मवाच्य में होता है। अब पठती पठत पठंती जो है वह कर्तृवाच्य में होता है। थोड़ा सा कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य भी आपको समझना है। जो मैं कारक के जब सूत्रों को मैं पढ़ाने लगूंगा उस समय आपको इसको मैं विस्तृत रूप से पढ़ाऊंगा। आप यहां पर देखिए, जैसे पठ जो सत्री पठन, आप घ्राज और सत्री जिघ्रन, पुल्लिंग हुआ, स्त्रीलिंग में पठंती हुआ। लेकिन मेरे प्यारे शिष्यों एक चीज जान जाइए, पठत मूल शब्द होता है। यहां पठत क्यों नहीं लिखा गया है? क्योंकि पाणिनि, आप जानते हैं पाणिनि संस्कृत के व्याकरण के जनक हैं। वे कहते हैं अपदम न प्रयुंजित, अपदम न प्रयुंजित, अर्थात जो संस्कृत में पद नहीं है उसका व्यवहार करना वर्जित है। और पठत शब्द मूल शब्द है इसलिए इसका प्रयोग नहीं होगा। ये इस पुल्लिंग में पठन होता है, जैसे वह पढ़ता हुआ जाता है। देखिए कितना हल्का यह अनुवाद है, वह पढ़ता हुआ जाता है, सह पठन गच्छति। अब अगर ये प्रत्यय नहीं जानेंगे तो आप अनुवाद ये नहीं बना सकते हैं, जबकि ये अनुवाद बहुत सरल है। वह हंसता हुआ बोलता है, स हसन वदती, वह खाता हुआ रोता है, स खादन रुदती। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये सब एकदम हल्के हैं, परंतु इस प्रत्यय का व्यवहार होना चाहिए। और दूसरा प्रत्यय है सानच प्रत्यय। सानच प्रत्यय का प्रयोग होता है आत्मनेपदी धातु में, जैसे क्री धातु में। तो सेव जोड़ सानस सेवमाना हुआ और सेवा करता हुआ, सेवमाना सेवा करती हुई। एक बात और आपको यहां समझना है कि जब धातु में प्रत्यय लग जाते हैं तो वे शब्द बन जाते हैं और उसका रूप शब्द रूप के अनुसार चलना है। जैसे देखिए सेवमानः सेवमानव सेवमाना, ये बाल देव की तरह रूप चलेगा, बालक की तरह चलेगा। और सेवमाना का रूप चलेगा सेवमाना लता लते, सेवमाना सेवमाने सेवमाना, लता लते लता। इस प्रकार वह एक अनुवाद अगर मैं पुनः आपको बताऊं, वह हंसता हुआ बोलता है तो स हसन वदती, वह हंसता हुआ खाता है स हसन खादती। इस प्रकार के अनुवादों को संस्कृत में बनाने के लिए सत्री और सानस प्रत्यय का ज्ञान बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि संस्कृत में प्रत्ययों का ज्ञान अति आवश्यक है, क्योंकि संस्कृत क्या है? हिंदी है तो उसको संस्कृत करना है, संस्कृत है तो उसको हिंदी करना है। अगर आप इतना भी समझते जाते हैं तो बहुत हल्का है। इसके बाद अब कुछ प्रत्यय जो बचे हुए हैं वो अनुवाद के दृष्टिकोण से उतना नहीं है। मुख्य रूप से आप लोग एक बात समझ लीजिए, अक्त्वा, ल्यप, तुमुन, सत्री, सानच, तब्यत और अनियर, ये प्रत्यय जो है ये हल्का है और ये इसका प्रयोग जैसे अक्ता, अक्तवतु। परंतु इन सभी प्रत्ययों की जानकारी आपको विस्तृत रूप से इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इस पर आधारित अनुवाद आते हैं और अनुवाद का ज्ञान अति आवश्यक है पूर्ण अंक लेने के लिए। अगला तो है केवल जैसे लुट प्रत्यय है अनम, ये भाववाचक का बोध कराने के लिए होता है और नपुंसक लिंग होता है, जैसे भू जो लुट भवनम, न पठ जो लुट पठनम, लिख जो लुट लेखनम, ये केवल पहचान में आपको आएगा। उसका इक्तिन प्रत्यय है, ये भी भाव के अर्थ में होता है, जैसे गम जोड़ इक्तिन गति, वच जोड़ इक्तिन उक्ति। उसके बाद एक ण्यत प्रत्यय है जिसमें प्रायः क्री धातु र रहने पर णत प्रत्यय होता है। क्री जोड़नेत कार्य, पठ जोड़नेत पाठ, तेज जोड़नेत त्याज, अर्थ जोड़नेत अर्चय। यत है जैसे ची में ण्यत और यत में यही है कि इसमें र नहीं है। देखिए ची जोड़े चेयम, नी जोड़े यत नेयम और जी जोड़े जेयम। उसी प्रकार एक प्रत्यय है घय, जैसे लिख जोड़ घय लेख, रम जोड़ घय राम। बहुत से लोग सोचते हैं राम शब्द है, लेकिन राम में घय प्रत्यय लगा हुआ है। पठ जोड़ घय पाठ, भूख जोड़ घय भोज। त्रिच एक प्रत्यय है, जैसे क्रिज और त्रिच से कर्ता, वच और त्रिच से ये बनता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि कृदंत प्रत्यय में मुख्य जो प्रत्यय हैं वे 9 ही प्रत्यय हैं। कत्वा, ल्यप, तुमुन, सत्री, सानस, तब्यत, अनियर
अक्ता अक्तवतु, इसको विशेष रूप से अगर आप ध्यान देंगे तो ये इसी में से आपका लड़ जाएगा और आपको इसी में से सभी प्रश्न आ जाएंगे। हम ये लोग इस पर और आगे जो तद्धित प्रत्यय पढ़ा देंगे बचे हुए शेष, तो उसके बाद इस पर कुछ अभ्यास भी कराया जाएगा ताकि वो अभ्यास करने से एक भी अंक आपका परीक्षा में नहीं कटेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे शिष्यों। नमस्कार, उजोत ई लर्निंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त रजनीश प्रियदर्शी। दोस्तों, बिहार बोर्ड 10वीं की परीक्षा देने वाले छात्र छात्राओं के लिए उजोत लेकर आया है कंप्लीट वीडियो कोर्स, जहां हमारे अनुभवी शिक्षक आसान भाषा में सभी विषयों का आपके सिलेबस के अनुसार तैयारी करवाएंगे, जिससे कि मैट्रिक की परीक्षा में आप अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।